हेलो गाइस, नमस्ते। कल आप लोगों से जैसे बात हुई थी कि हम लोग छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू कुछ इंटरेस्टिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर्स के, बजट सेक्टर्स के, टैक्स सेक्टर्स के। तो हम आज बजट के बेसिक कॉन्सेप्ट और बजट क्या होता है ये स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों पे। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले आज हम जानें कि हमें पॉइंट्स क्या क्या कवर करने हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि हम बजट की बेसिक मीनिंग जानेंगे। फिर उसके बाद बजट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स को समझना ज़रूरी होता है। उन बेसिक टर्म्स में से कुछ बेसिक टर्म्स पे आज डिस्कस करेंगे। कुछ हम 4 बेसिक टर्म्स आज डिस्कस करेंगे, जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, फिजिकल डेफिसिट और सेंट्रल गवर्नमेंट डेट। ये 4 बेसिक टर्म्स आज हम आपके साथ डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि बजट होता क्या है। बजट बेसिकली कोई भी एक्टिविटी करनी हो या कोई भी इवेंट हो, उसका एक एस्टिमेशन लगाना, उसे हम बजट कहते हैं। जैसे किसी भी एक्टिविटी से हमारे पास क्या संभावनाएं हैं कि पैसा हमारे पास कितना आ सकता है और क्या संभावनाएं हैं कि हमारे पास से कितना पैसा जा सकता है, ठीक है। तो अब बेसिकली हमें यहाँ पे आपसे बात करनी है विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट ऑफ इंडिया। यूनियन बजट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का हेड होता है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, वो पार्लियामेंट में इसको बाकी मेंबर्स के सामने पेश करता है और उसमें वो एस्टिमेट करता है कि हमारे पास आने वाला ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, उसमें हमारी इतना रेवेन्यू होने वाला है या फिर हमारे जो डिस्बर्समेंट हैं वो कितने होंगे वेरियस सेक्टर्स में। उसी पर बेस वो जो एक एस्टिमेशन लगा लिया जाता है, उसी को मद्देनजर रखते हुए या उसी के बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी फर्दर पॉलिसीज़ क्या करती है, बनाती है कि हमारा जो एंटिसिपेशन है उसके जरिए हम क्या करें, ये हमें टारगेट्स मिले हैं उसको हमें फुलफिल करना है। अच्छा, आप जब भी बजट देखोगे तो उसमें आपको 3 या 4 कॉलम दिखाई देंगे। बेसिकली आप इस साल का बजट देखेंगे तो उसमें आपको 4 कॉलम दिखाई देंगे। एक तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 का एक्चुअल डेटा होगा, दूसरा फाइनेंशियल ईयर 19-20 का बजटेड डेटा होगा, उसके बाद फिर फाइनेंशियल ईयर 19-20 का रिवाइज डेटा होगा जो कि 18-19 का एक्चुअल आने के बाद रिवाइज किया जाता है, और उसके बाद फिर 2021 का बजटेड डेटा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए और कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए इस तरीके से बनाया जाता है। इसको जो पावर मिलती है वो FRBM एक्ट से मिलती है, जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये 2003 में एग्जिस्टेंस में आया था। अब कुछ लोगों का एक कंफ्यूजन होता है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मान लीजिए आज फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बजट पेश किया, तो नॉर्मल लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इतना पैसा है या वो इतना पैसा खर्च कर रही है। ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि उनका ये अनुमान है, यानी कि जो बजट है ये हमारा पोस्ट एक्टिविटी नहीं है, ये प्री एक्टिविटी है। साल शुरू होने से पहले हम अपना एंटिसिपेशन कर रहे हैं कि इतना ऐसे होने वाला है। इसलिए कभी भी बजट को जब पढ़ें तो ये मत समझें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो प्रेजेंट बजट है उतना है, इतना उन्होंने अनुमान लगाया है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था यूनियन बजट के बारे में। अब हम धीरे धीरे बजट के जो बेसिक कुछ कीवर्ड्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम अब उस पे आते हैं एक एक करके। यूनियन बजट के बेसिक टर्म्स पे अब हम आ चुके हैं। पहला टर्म जो हमें डिस्कस करना है वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आप जब भी बजट पढ़ेंगे तो बजट पढ़ने में इसका जिक्र कई जगह पर आएगा, तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये होता क्या है, बेसिकली ये क्यों होता है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये क्यों होता है। कोई भी चीज़ जो बनी हुई है बाय एक्ट और बाय लॉ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसका कोई सर पैर नहीं है। इसके बनने का जो सूत्र है वो इसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, इसे दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ दी है? आर्टिकल 266 सब आर्टिकल 1।
इस पावर को यूज़ करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक फंड बनाया है जिसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब इसका यूज़ क्या है? सारे रेवेन्यू, ऑल रेवेन्यूज़ जो गवर्नमेंट रिसीव करती है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, पेज उड़ रहा है, सॉरी, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, या फिर सरकार जो मनी बोरो करती है, सरकार पैसा उधार भी लेती है, सरकार मनी बोरो करती है, या फिर जो सरकार ने ऑलरेडी लोन दे रखा है, उस लोन से उनको कोई रिसीट मिलती है, अगर कोई रिसीट मिलती है, जैसे मान लीजिए अगर सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रखा है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी पब्लिक कंपनी को लोन दे रखा है, तो उस पर जो रिसीट मिलती है वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाती है। अब इसी तरीके से अगर सारी सरकार की इनकम इसमें आ रही है तो सरकार के सारे खर्चे भी इसी में आएंगे। ऑल एक्सपेंडिचर्स, अगर हम इसको बजट के टर्म्स में बात करें तो इसको एक्सपेंडिचर नहीं बोलते हैं, इसको डिसबर्समेंट्स बोलते हैं। डिसबर्समेंट्स का मतलब यही होता है कि कहीं पर डिसबर्स कर देना, खर्च कर देना, ठीक है। तो हर तरीके के डिसबर्समेंट भी इसमें आते हैं, एक्सेप्ट मतलब जो एक्सेप्शनल नेचर के होते हैं, जो रेगुलर नेचर के नहीं होते हैं, जो एक्सेप्शनल नेचर के होते हैं वो इसमें नहीं आते हैं। इसका स्पेसिफिक प्रोविज़न होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये एक अलग फंड होता है, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ये भी एक फंड होता है, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, इसी तरीके से कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया भी होता है। अच्छा, अब ये हो गया कि इसमें क्या आता है, क्या जाता है, लेकिन अब इसका जो सबसे मेन चीज़ है, सबसे मेन चीज़ क्या है? सबसे मेन चीज़ ये है कि इस अकाउंट में से कोई भी अमाउंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालेगी वो विदाउट अप्रूवल ऑफ अदर एमपीज पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, जो खर्चा किया जाता है उस पर जब सहमति होती है उसके बाद ही इसमें से पैसा निकाल करके क्या किया जाता है, खर्च किया जाता है। ऐसा ये आर्टिकल 266 सब आर्टिकल 1 के थ्रू ऐसा ये प्रोविज़न बनाया गया है। तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे रेवेन्यू किसी भी तरीके के हों आते हैं और सारे एक्सपेंसेस किसी भी तरीके के हों एक्सेप्ट एक्सेप्शनल, जिसके लिए कंटिजेंसी फंड बनाया जाता है, उसको छोड़ के सारी चीज़ें आती हैं। अब इसके बाद दूसरा एक टर्म आता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये क्या होता है? ये आपको देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये पब्लिक का अकाउंट है, इंडिया के पब्लिक का अकाउंट है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवल एक बैंकर का काम करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवल एक बैंकर का काम करती है, यानी कि सिर्फ पैसे का रख रखाव यहाँ पर गवर्नमेंट के पास होता है। जैसे इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मान लीजिए जैसे प्रोविडेंट फंड। या फिर और कोई स्मॉल सेविंग्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रखा जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये अकाउंट मेंटेन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, लेकिन इस पर इसका कोई भी हक नहीं होता है। ये सिर्फ एक बैंकर की तरह काम करती है इसमें, और जब एक राइट टाइम आता है तो ये जो पैसा है जिसका ये जो मनी है, ये जो इस अकाउंट में ये मनी डिपॉजिट है गवर्नमेंट के पास है तो ज़रूर, लेकिन जब राइट टाइम आता है तो जो इसका राइट ओनर है, राइट ओनर जो है मतलब जिसका इस पर वाकई में हक है उसी के पास चला जाता है। केवल इसका रख रखाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। अब चूंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा नहीं है, तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें से मान लीजिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई खर्चा करती भी है, मान लीजिए इनकेस उनको करना पड़ता है, तो इसके लिए इसमें कोई भी नो अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये हो गया आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये हो गया। अब
तीसरा, हम बहुत शॉर्ट में चल रहे हैं वीडियोस में क्योंकि हमें बेसिक टर्म्स डिस्कस करने हैं। अगर डिटेल में किसी चीज़ को आपको जानना होगा कि इसमें फर्दर क्या कैसे होता है, किस तरीके से होता है, तो वो आप हमें अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो हम उस पर ज़रूर आपको एक वीडियो अच्छा सा बना करके देंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, ये कि जो भी मैं डिफिनीशंस आपको ये बता रहा हूँ या जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ये सारी डिफिनीशन एक एक्ट में आप एज इट इज़ मिलेगी, FRBM, यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, वहाँ से ये सारी डिफिनीशंस एज इट इज़ हमने उठाई हुई हैं। वो नॉलेज सोर्स वो है हमारा। अब इसके बाद हमें तीसरा जो टर्म डिस्कस करना है वो है फिजिकल डेफिसिट। ये क्या होता है? फिजिकल को हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय। अक्सर आप सुनते होंगे राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, तो ये राजकोषीय घाटा ही है। ठीक है, हम राजकोषीय घाटे वैसे तो मोटे मोटे 3 प्रकार के होते हैं, अभी हम यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट की बात कर रहे हैं। घाटा पहली बात तो कब होता है? जब आपका डिसबर्समेंट ग्रेटर देन रेवेन्यू, जब आपका रेवेन्यू डिसबर्समेंट से ज़्यादा हो जाएगा, जब आपका डिसबर्समेंट रेवेन्यू से ज़्यादा होगा तब वहाँ पे आपको घाटा होगा। तो अब यहाँ पे जानना ये है कि क्या क्या रेवेन्यू में लिया जाता है और क्या क्या डिसबर्समेंट में लिया जाता है, ये कैलकुलेट करने के लिए। तो डिसबर्समेंट में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, यानी कि यहाँ से जो भी हमने ये डिसबर्समेंट्स की बात की थी, ये जो फंड है हमारा, यहाँ से हमने ये जो भी डिसबर्समेंट्स की बात की थी कि यहाँ से खर्चे होंगे, ये सारे खर्चे लिए जाते हैं। लेकिन इसमें जो भी डेट का रिपेमेंट होता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी क्या करती है, लोन लेती है, लेकिन अगर वो उसका खर्चा करती है, डेट का रिपेमेंट करती है, तो वो डिसबर्समेंट में यहाँ कैलकुलेट नहीं किया जाता है फिजिकल डेफिसिट निकालने के लिए। इसी तरीके से जब रेवेन्यू मतलब आगम निकालते हैं, अगर हम आगम निकालते हैं अगर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आया क्या क्या है जिससे कि हम राजकोषीय घाटे का कैलकुलेशन कर सकें, तो उसमें भी जो हमारे डेप्ट रिसीट होते हैं, यानी कि जो हम लोन लेते हैं उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी कि सीधे सीधे कहें कि जो भी ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इसमें जो भी आपके रेवेन्यू आ रहे हैं या जो भी एक्सपेंडिचर जा रहे हैं, यही आपको लेने हैं फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए। केवल एक चीज़ नहीं लेनी है, वो है डेट का रिपेमेंट डिसबर्समेंट में नहीं लेना है और डेट रिसीट्स आपको रेवेन्यू में नहीं लेनी है। अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आपको फिजिकल डेफिसिट पता चल जाएगी। तो अब आप जब भी कभी आप सुने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिजिकल डेफिसिट इतना है, तो आपको अपने दिमाग में ये सोच लेना है कि इस फिजिकल डेफिसिट में, यानी कि राजकोषीय घाटे में, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेप्ट से रिलेटेड जो भी इनकी एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। डेट का कोई हिसाब किताब यहाँ पे नहीं चलता है। और चौथी चीज़ जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है सेंट्रल गवर्नमेंट डेट। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार का डेट, ये किसी भी एट एनी स्पेसिफिक डेट, ये एक स्पेसिफिक डेट पे निकाला जाता है। अब इसमें ये बहुत आसान सा है इसको समझना। डेट मतलब बेसिकली अगर आप हिंदी में समझें तो उधार, हम अभी कितना उधार हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अभी और लोगों के कितने पैसे पड़े हुए हैं, यानी कि वो बाहर के लोगों के कितने उधार हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ आती हैं, जो लाइबिलिटीज़ उनकी अभी बची हुई हैं, जो उनको रीपे करना है। और ये जो लाइबिलिटी होती हैं, ये ऐसा नहीं कोई भी लाइबिलिटी, ये सिक्योर्ड होती हैं ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? कहने का मतलब ये है कि
एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये लाइबिलिटी है जो इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अदा करना है, प्लस ऐसा नहीं है कि ये कोई भी लाइबिलिटी है, इसकी सिक्योरिटी की ये इनको देना ही देना है। इसकी सिक्योरिटी किसके ऊपर है, मतलब ये कौन प्रोवाइड करता है कि इसको देना ही देना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो यानी कि हमारे पूरे भारत का जो एक समूचा फंड है, जो सारा पैसा आता है वो कहाँ आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और इसी पे सिक्योरिटी होती है। यही सिक्योरिटी देता है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ है वो हम पे करेंगे ही करेंगे। और इसमें प्लस एक्सटर्नल डेट भी होते हैं। एक्सटर्नल डेट आप अब कहेंगे ये क्या होता है, देखिए ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो हो रही है ये किसके कंटेक्स्ट में बात हो रही है, ये डोमेस्टिक कंटेक्स्ट में बात हो रही है। डोमेस्टिक यानी कि घरेलू है, जो इंडिया में ही है। एक्सटर्नल डेट मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया, ये बाहर का उधार है, ठीक है। और ये जिस स्पेसिफिक डेट पर कैलकुलेट किया जा रहा है, ये भी उसी स्पेसिफिक डेट पर एक्सचेंज रेट जो होता है, एक्सचेंज रेट, उस एक्सचेंज रेट पर कैलकुलेट करके ये इसमें जोड़ा जाता है। और क्या आता है इसमें, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज हैं, यानी कि ये जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, जो जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बैंकर के रूप में काम कर रही है। अब कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, इसको ज़रूरत पड़ती है तो वो यहाँ से भी पैसा क्या करती है, निकाल के खर्च कर देती है। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा तो है नहीं, अब इसको ये पैसा देना ही देना है, तो जो पैसा इसने खर्च कर दिया वो भी इसकी क्या है, लाइबिलिटी है। तो जितना पैसा ये खर्च कर देती है वो भी पैसा यहाँ पे जोड़ा जाता है कि वो भी इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डेट है, ये भी यहाँ पे जोड़ा जाता है। और अंतिम में इसमें जोड़ा जाता है फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ये बेसिकली क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो कुछ पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, इनको गारंटी देती है, कभी कभी इनके बिहाफ पे गारंटी देती है कि अगर ये इन केस अगर यहाँ पर ये रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उस केस में हम रीपेमेंट करेंगे, इस तरीके से। या फिर कोई और इन्होंने इसको कोई इनसे उधार, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनसे उधार ले रखा है, या फिर इन्होंने जो उधार लिया है उस उधार के बिहाफ पे गारंटी दे रखी है। इसको मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए ये कोई PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। PSU जाता है मान लीजिए SBI के पास, इसको ज़रूरत है 500 करोड़ रुपए की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, जो कोई भी कंपनी हो सकती है जो पब्लिक सेक्टर की है, उसको 500 करोड़ रुपए मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दे दिए। लेकिन अब कभी भी कोई भी बैंक लोन ऐसा तो देता नहीं, सिक्योरिटी चाहिए होती है प्लस गारंटी चाहिए होती है। तो ये क्या करते हैं, ये चूँकि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शेयर होल्डिंग होती है। तो ये क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमारे ये जो हम लोन ले रहे हैं इसके लिए गारंटी दे दीजिए, गारंटी दे दीजिए कि ये अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, रीपेमेंट करेगी। तो ये भी अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं एक लाइबिलिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर होती है। तो ये वही लाइबिलिटी की यहाँ पे बात हो रही है। आप ये जब चारों चीज़ें जोड़ लेंगे, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो डोमेस्टिक होती हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पर्सनल लाइबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे जोड़ ली जाती हैं। फिर उसके बाद एक्सटर्नल डेप्ट हो गए जो आउटस्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया होते हैं। उसके बाद फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो होगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक अकाउंट से पैसा लेकर के खर्च कर दिया है, और ये गारंटी वाला पैसा हो गया। इन सबको जोड़ देंगे तो आप एक स्पेसिफिक डेट पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेट निकाल पाएंगे। ये आपकी चार पॉइंट थे जिनको हमने डिस्कस किया है। अब मैं आपको दिखा दूं कि ये इसके नोट्स भी हैं मेरे पास। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये जो मैंने प्रॉपरली बना रखा है। अगर आप में से किसी को इनकेस ये चाहिए होता है तो ये भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके बाद फिर फिजिकल डेसिट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट हो गया, इस तरीके से ये है। और ये तो सिर्फ एक समझाने के लिए पेपर था, तो
उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आगे आपसे एक चीज़ ये कहनी है कि अब आगे आने वाले दिनों में हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, और बस